एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम हाल ही में जो सुर्खियों में रहे टाइफून यागी के बारे में चर्चा करेंगे। टाइफून्स क्या होते हैं, किस तरह डेवलप होते हैं, कौन कौन देश यहाँ पर इससे प्रभावित हुए हैं, क्या भारत ने कोई यहाँ पर जो बोल सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या फिर यहाँ पर कोई सहायता प्रदान करी है कि नहीं करी है, सारी चीज़ें आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सेशन हमारे लिए क्योंकि इसमें मैं आपको ब्रीफ में साइक्लोन्स के बारे में समझाऊंगी, राइट, जिसका सीवियर बोल सकते हैं वर्जन एक तरह से हमारा टाइफून है। तो आइए समझते हैं क्या है टाइफून यागी और कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले इट इज रिलेवेंट विथ जीएस पेपर 1। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल जो फिनोमिनन्स पढ़ते हैं हम, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, साइक्लोन्स हो, राइट, उससे संबंधित हमारा ये यूपीएससी के पेपर 1 से यहाँ पर टॉपिक रहता है। तो चलिए समझते हैं टाइफून यागी को। न्यूज में क्यों रहा है, सुर्खियों में ये इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में टाइफून यागी नाम का टाइफून दक्षिणी चीन सागर में देखा गया है। साउथ चाइना सी के अंदर ये टाइफून डेवलप हुआ है और ये माना जा रहा है कि एशिया का दूसरा सबसे पावरफुल स्टॉर्म है आफ्टर टाइफून बेरिल भी एक टाइफून पहले आ चुका है, उसके बाद यागी दूसरा सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल माना जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर। और ये कब कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है, तो जो टाइफून है ये पलाऊ जो देश है आपका यहाँ पर पैसिफिक ओशन में, अगर हम देखें नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, इंडोनेशिया से ऊपर की तरफ पलाऊ वाला जो क्षेत्र है वहां पर निम्न दाब बनने से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो निम्न दाब का बनना, साइक्लोन्स का बनना, किस तरह से इनका संबंध है ये अभी हम समझेंगे। तो पलाऊ के निकट, तो पलाऊ देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पलाऊ के निकट बना है, तो आपको पता होना चाहिए मैप पर पलाऊ की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइफून यागी के नाम से जाना जा रहा है। अब जो ये नेमिंग या नॉमेनक्लेचर होता है ये यहाँ पर जो दिया गया है यागी को, वो जापान की मीटेरोलॉजिकल एजेंसी ने दिया है। तो जो यागी शब्द है इसका जो नाम है वो दिया गया है जापान की मीटेरोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा। अब इससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं, तो फिलीपींस, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे जो देश हैं ये सीवियरली इम्पैक्ट हुए हैं इस टाइफून से और काफी ज्यादा कैजुअलिटीज यहाँ पर देखी जा रही है। तो चलिए समझते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो चक्रवात होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में ओरिजिनेट होते हैं। मतलब द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर those cyclones which develop or originate in tropical areas or coastal areas। अब आप बोलेंगे कि ये ट्रॉपिकल एरिया क्या है। ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल रीजन पृथ्वी का वो क्षेत्र है जो इक्वेटर के पास होता है, मतलब विच इज नियर टू द इक्वेटर। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तरी गोलार्ध में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दक्षिणी गोलार्ध में है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र होता है इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी सूर्य की जो स्थिति है, या बोल सकते हैं सूर्य की जितनी विकिरणें पड़ती है, जिस तरह से पड़ती है, उस हिसाब से हमने हमारी पृथ्वी को क्या कर रखा है, अलग अलग क्लाइमेटिक या हीट जोन्स में बांट रखा है। तो जो क्षेत्र इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो पूरा क्षेत्र दिखाई देता है आपको, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, जिसे हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। और जो चक्रवात या टाइफून्स इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, राइट। तो दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब इस क्षेत्र में जो भी चक्रवात आ रहे हैं, जो भी साइक्लोन्स आ रहे हैं, उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कह रहे हैं हम, बट उन्हें उनके रीजन के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर कि वो इस तरह यहाँ पर उत्पत्ति हुई है, अफ्रीका के पास उत्पत्ति हुई है, हिंद महासागर में उत्पत्ति हुई है, या फिर पैसिफिक ओशन में उत्पत्ति हुई है, जिस रीजन में उनकी क्या होती है, ओरिजिनेट होते हैं, उस हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। तो they are referred with different names,
राइट। सेम ही तरह का जो स्टॉर्म है, चाहे वो साइक्लोन हो, टाइफून हो, ये एक ही तरह के स्टॉर्म होते हैं, एक ही तरह के आंधी तूफान है, बट क्षेत्र के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया के पास आ रहा है तो विली विलीज कहा जाएगा, क्योंकि अभी वो साउथ चाइना सी और ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाले क्षेत्र में है तो उसे टाइफून कहा जा रहा है। अगर भारत के नीचे की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन की तरफ आ रहा है तो इसे हम बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं वही कहेंगे। अगर ये इधर की तरफ कैरिबियन सी के आसपास आ रहा है तो इसे हम हरिकेन्स कह देंगे, राइट। तो इस तरीके से वेस्ट अफ्रीका और इस वाले क्षेत्र में आ रहा है गिनी की खाड़ी के आसपास तो इसे हम टॉर्नेडोज कह देंगे। तो यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से इसके नाम रखे गए हैं। एक ही तरह के स्टॉर्म के अलग अलग नाम होते हैं और जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन्स आ रहे हैं, उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये आपके वार्म ओशन वाटर, मतलब जो आपका समुद्री की जो सतह, समुद्री की पानी का जो सतह है जो उष्ण कटिबंधीय रेखा के पास है, इक्वेटर के पास है, वार्म सरफेस है, गर्म आपका क्या है सतह है, वहां पर निम्न दाब उत्पन्न होता है। अब इसके पीछे पूरी हम यहाँ पर थ्योरी समझेंगे कि किस तरह से निम्न दाब बनता है। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि ट्रॉपिकल रीजन जो होता है उसके पास सबसे ज्यादा सौर विकिरण पड़ती है। मतलब इस तरह से अगर हम हमारी पृथ्वी को देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो क्षेत्र है, राइट, कर्क रेखा से मकर रेखा, इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब ये वो क्षेत्र है जहां पर सूरज की सीधी रेखा पड़ती है, मतलब डायरेक्ट वर्टिकल रेज इस क्षेत्र में पाई जाती है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करते हुए ध्रुवीय क्षेत्रों तक जाते हैं तो सूरज की जो विकिरणें हैं, जो सनलाइट है, ये स्लैंटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में डायरेक्ट है वर्टिकल सनरे सोलर रेडिएशन है, राइट। एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द पोलर रीजन द सोलर, या बोल सकते हैं जो सोलर एनर्जी, या बोल सकते हैं जो सोलर लाइट है, उसका एंगल जो है वो भी यहाँ पर डिफ्लेक्ट होता है, स्लैंट होता रहता है, राइट। तो स्लैंटिंग रेज बनती है पोलर रीजन में और इस क्षेत्र में सीधी सनलाइट पड़ती है। इसलिए ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये सबसे गर्म क्षेत्र में माना जाता है। अब गर्म क्षेत्र है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडा क्षेत्र होने लगता है क्योंकि सूरज की स्लैंटिंग रेस पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर दाब में अंतर रहता है और दाब में जहां अंतर होता है तो वहां पवनें चलती है, मतलब विंड मूवमेंट होता है। और विंड का जो मूवमेंट है, मतलब पवनों की जो गति होती है, वो डिपेंड करती है दाब के सिस्टम पे, मतलब इट इज डिटरमाइंड बाय लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर सिस्टम। निम्न दाब और उच्च दाब का जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है, राइट। और जहां पर वायुमंडलीय दाब होता है वहां पर पवनें चलती हैं, जिससे यहाँ पर अलग अलग दाब पेटी बनती है। पूरे पृथ्वी पर अगर हम देखें तो इस तरह से यहाँ पर जो विंड्स हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, जैसे सोलर एंगल हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरियोलिस बल है, वो भी प्रभावित होता है, राइट, उसको भी हम समझेंगे। तो दाब में अंतर की वजह से पवनें चलती हैं और उसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर इस तरह से विंड सर्कुलेशन बनता है और दाब पेटियां हमें दिखाई देती है, राइट। तो ये चीज अब हमने समझी कि विंड्स का मूवमेंट होता है। अब निम्न दाब और उच्च दाब, हवाएं पवनें कैसे चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब। निम्न दाब कहाँ बनता है? जहां पर हवा गर्म होती है, राइट, या फिर जो ओशन सरफेस है वो वार्म होता है, मतलब गर्म ओशन सरफेस या जहां गर्म हवा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जहां पर निम्न दाब कहाँ बनेगा? जहां पर ओशन का सरफेस या फिर जहां लैंड का जो सरफेस है वो क्या है? गर्म है। और जहां पर भी निम्न दाब बनता है वहां हवा गर्म होती है, उसके पास वाली हवा, सरफेस के पास वाली गर्म हवा हल्की होती है। जो हवा हल्की होगी वो दूर दूर जाएगी, फैलेगी, और फैलेगी तो इस तरह से एक्सपांड करेगी, राइज करेगी, राइट, इस तरह से राइज करती है आपकी हवा। और यहाँ पर जहां पर हवा गिरती है, राइट, जहां पर जाके ये गिरेगी वहां पर उच्च दाब बनाएगी, हाई प्रेशर बनाती है।
तो बेसिक सी बात है कि उच्च दाब वहां बनता है जहां ठंडी हवा होती है, निम्न दाब वहां बनता है जहां हवा गर्म होती है, जहां पे एयर इज वार्म। अब इसके अलावा भी पहली बात तो हो गई कि विंड्स का मूवमेंट जो दाब के अंतर से हो रहा है। अब जो दिशा होती है वो कोरियोलिस बल की वजह से भी प्रभावित होती है। कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपनी अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व क्या करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जो कि एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ। मतलब एक ऐसा बल जनरेट होता है जो कि पृथ्वी की जो गति है उसकी दिशा के बिल्कुल मतलब समकोण या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर एक्ट होता है, राइट। तो पूरी जो पृथ्वी है हमारी एक तरह से सर्कल नहीं है, राइट, ऊपर से आपकी पिचकी हुई और साइड से इस तरह से फैली हुई, मतलब इट्स लाइक अ स्फेरॉइड, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उसकी वजह से जो इक्वेटर के आसपास वाला हिस्सा है, राइट, ये फैला हुआ है। तो पृथ्वी जब रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर तब इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, जो बिकॉज ये वाइडर है, बिल्कुल फैला हुआ है बीच में से, तो जो स्पीड जो होती है अर्थ की वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ अर्थ इज फास्टर एट द इक्वेटर। तो कोई भी चीज पोल से मतलब ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रही होगी तो कोरियोलिस बल के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अगर वो उत्तरी गोलार्ध में है तो वो जो आपका कोई भी चीज होगी, फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो पवन हो, चाहे पानी हो, कोई सी भी चीज हो, अगर वो ध्रुव से किसकी तरफ आ रही है, इक्वेटर की तरफ आ रही है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो कोरियोलिस बल के कारण इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो ये कहाँ मुड़ जाएगी, ये आपके राइट में मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो ये आपके लेफ्ट में मुड़ जाएगी, जिसकी वजह से साइक्लोन्स भी बनते हैं। अब आइए समझते हैं कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। तो देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अब कैसे बनेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अब इस तरह बनेंगे कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो मान लीजिए कि किसी इस जगह पे, अब कहां पर साइक्लोन कैसे बनता है कि जब आपका किसी भी ओशन की सरफेस पे निम्न दाब बनेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर निम्न दाब बना है, लो प्रेशर बना है, राइट। लो प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, हवा, अगर हम बात करें तो यहाँ हवा गर्म होती है क्योंकि सूरज की सीधी विकिरणें पड़ती है, लगातार ये हो तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो जहां निम्न दाब बनेगा यहाँ की हवा ऊपर की तरफ उठेगी, राइट, ऊपर की तरफ उठेगी तो हमें ये पता है कि कोई भी पवन हो वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगी। तो ये है आपका निम्न दाब। अब जो भी हाई प्रेशर वाली विंड है वो हाई प्रेशर वाली विंड इस निम्न दाब को यहाँ पर पहुंचने के लिए दौड़ेगी, पर हवा तो निम्न दाब की तरफ जा रही है उच्च दाब से। हाई प्रेशर विंड्स आर मूविंग टुवर्ड्स लो प्रेशर विंड्स, पर इन पे लग जाता है कोरियोलिस बल, और कोरियोलिस बल लगने के कारण ये पूरी जितनी भी हवा है, मतलब जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधे जा रही है, अब वो किस तरफ मुड़ गई है, वो सब मुड़ जाएंगी राइट में, इस तरीके से राइट में। तो इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली आप देखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वही चीज दक्षिणी गोलार्ध में हो, मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर निम्न दाब बन रहा है, तो उच्च दाब की पवनें निम्न दाब की तरफ दौड़ेंगी, सीधी सी बात है, पर कोरियोलिस बल के कारण इन हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा और ये हवाएं लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में मुड़ गई, और लेफ्ट साइड में मुड़ने की वजह से इनकी कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। तो सिंपल सी बात है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आता है तो उसकी जो दिशा होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर चक्रवात आता है तो इसकी दिशा क्लॉकवाइज होगी। अब होता ये है, अगर हम आगे यहाँ पर पढ़ें, इस चीज को समझते हैं, तो जहां पर निम्न दाब यहाँ शुरू होता है इसको हम कहते हैं
आई ऑफ द साइक्लोन, राइट। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि हवा स्टॉर्म कैसे बन रही है, हाउ इज एयर टर्निंग इनटू अ स्टॉर्म, ऐसा क्या होता है कि इस तरह से साइक्लोन स्पिन करने लगता है। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंटर होता है चक्रवात का, यहाँ पर निम्न दाब बनता है जो कि ठंडी हवा को अट्रैक्ट करता है, हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट करता है। और ये जो रीजन होता है इसको हम स्टॉर्म की आई कहते हैं, आंख जिसे हम कहते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म या आई ऑफ द साइक्लोन। और ये निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, लो प्रेशर रीजन होता है। और ये लो प्रेशर रीजन है जिसे हम कह रहे हैं, तो जितनी भी ठंडी हवा है आसपास की उच्च दाब वाली, उसे ये अट्रैक्ट करता है। पर ये हवा यहाँ पर दौड़ने के लिए आ तो रही है निम्न दाब की तरफ, पर कोरियोलिस बल के कारण हवा डिफ्लेक्ट हो जाती है और इस तरह से राउंड राउंड बोल सकते हैं कि जो स्टॉर्म है वो बन जाता है, स्पिनिंग हो जाती है, जिससे चक्रवात आते हैं, क्योंकि वो लो प्रेशर तो अचीव कभी कर ही नहीं पाता। ये होता है आपका साइक्लोन। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर ये आई ऑफ द साइक्लोन है जहां निम्न दाब बना, निम्न दाब वाली हवा ऊपर उठी। अब जैसे जैसा हवा ऊपर उठेगी, ऊपर आएगी धीरे धीरे धीरे, तो ठंडी होने लगेगी, ठंडी होगी तो नीचे की तरफ गिरेगी, जहां उच्च दाब बन रहा है वो उच्च दाब वाली हवा निम्न दाब की तरफ दौड़ेगी, पर कोरियोलिस बल लगेगा इसलिए वो कभी लो प्रेशर अचीव नहीं कर पाएगी और साइक्लोन्स आ जाएंगे। और अब अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पर वो आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में उनकी उत्पत्ति हो रही है, उसके आधार पर उनका नाम रख दिया जाता है। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू द रीजन इन विच दे हैव ओरिजिनेटेड। तो यहाँ पर अगर वो देखिए आपके इंडियन ओशन और इस रीजन में आ रहे हैं इस तरह के साइक्लोन, तो उन्हें साइक्लोन ही कहा जाएगा। क्योंकि अभी वाला जो यागी है, राइट, वो एक टाइफून क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसी तरह का स्टॉर्म है, बट वो आ किस तरफ रहा है, इस तरफ, आपके साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम टाइफून रख दिया गया है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के पास आता तो इसे विली विलीज कहा जाता। अगर ये वेस्ट अफ्रीका और आपके ईस्ट साउथ अमेरिका की तरफ आता तो इसे हरिकेन्स कह दिया जाता, राइट। कैरिबियन सी वाले क्षेत्र में हरिकेन्स कह दिया जाता, टोर्नाडोज कहा जाता। तो अलग अलग क्षेत्रों की वजह से यहाँ पर जहाँ पर ये ओरिजिनेट हो रहा है वहां पर नाम रख दिए जाते हैं, बट है एक तरह का साइक्लोन या चक्रवात ही, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन वेरियस रीजन्स। जैसे कि वेस्ट इंडियन आइलैंड, कैरिबियन सी और अटलांटिक में आ रहा है तो हरिकेन कहा जाएगा। गिनी की खाड़ी वेस्ट अफ्रीका में आ रहा है तो टॉर्नेडो कहा जाएगा। अगर वो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर और ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में आ रहा है जो अभी आया है, इसलिए वो टाइफून कहा जाएगा। और अगर वो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में आ रहा है, साउथ ईस्ट इंडियन ओशन में आ रहा है तो साइक्लोन कहा जाएगा। और अगर वो ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसे हम विली विलीज के नाम से जानते हैं। तो बस यहाँ पर डिफरेंट नेम्स आर रेफर्ड टू द सेम टाइप ऑफ स्टॉर्म जो हमने यहाँ पर समझा। अब आइए आगे समझते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहले जो सेंटर होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है वो काफी काम होता है और निम्न दाब वाली वायु बोल सकते हैं, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर एवरेज जो पवने हैं उनकी गति 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती हैं। अब ये ओशन और सीज पे ही बनते हैं और ये जो बोल सकते हैं साइक्लोन है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइक्लोन्स आपके विंड्स की वजह से भी, विंड के मूवमेंट की वजह से भी और कोरियोलिस बल के कारण दोनों ही यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तो ये व्यापारिक पवनें आपको जो दिखाई दे रही है, जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, राइट, जो कि हमारी आपके ट्रॉपिकल वाले रीजन में ही चलती है, उसकी वजह से यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है उनकी दिशा भी ईस्ट टू वेस्ट ही रहती है और ये सीजनल होते हैं, मतलब आपके सीजन के तौर पर ये आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की भी अलग अलग कैटेगरीज है,
ये कैटेगरी डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड, जो पवन की गति है उस आधार पर। और हम अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांटते हैं एक स्केल के पैरामीटर से, जिसे हम साफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर 5 कैटेगरी में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिवाइड करते हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और 5। कैटेगरी 1 वाले जो साइक्लोन्स हैं उनकी विंड स्पीड सबसे कम 119 से लेकर 153 किलोमीटर पर आवर की होती है। कैटेगरी 5 वाले साइक्लोन्स जो सबसे पावरफुल होते हैं उनकी विंड स्पीड 252 किलोमीटर पर आवर के लगभग होती है। और ये जो टाइफून यागी जिसके बारे में हम समझ रहे हैं, ये एक्चुअली में कैटेगरी 5 वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि साउथ चाइना सी में अभी रिकॉर्ड किया गया है। तो कोई पूछे आपको कि कौन सी कैटेगरी वाला साइक्लोन है, तो ये कैटेगरी 5 वाला साइक्लोन है। दूसरी चीज, इससे पहले भी क्या साउथ चाइना सी में इस तरह की कैटेगरी मतलब सबसे पावरफुल स्टॉर्म्स आए हैं? तो ऑफकोर्स पामिला आया है 1954 में, रामसुन आया है 2014 में, और राई करके साइक्लोन है 2021 में देखा गया है। अब आती है आखिरी बात, क्या भारत ने यहाँ पर कोई भी मानवीय सहायता प्रदान करी है, मानव सहायता? तो ऑफ कोर्स इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सद्भाव। सद्भावना नहीं है, सद्भाव है, जो कि भारत के द्वारा इनिशिएट किया गया एक तरह से यहाँ पर ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के तहत मानव सहायता लाओस, म्यांमार और वियतनाम को भेजी गई है, जो कि टाइफून यागी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और भारत ने $1 मिलियन सहायता राशि को भी यहाँ पर क्या किया है, एज अ असिस्टेंट टू लाओस एंड वियतनाम यहाँ पर प्रॉमिस किया है। और भारत इस मानव सहायता को, इस क्षेत्र में मानव सहायता प्रदान करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आसियान रीजन में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ये काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। तो पूरा टाइफून यागी मैंने आपको समझाने की यहाँ कोशिश करी है। एग्जैक्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ यहाँ पर समझाया है। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। इसके अलावा ये जो पूरा कंटेंट मैंने आपको समझाया है, साथ ही में टाइफून यागी से संबंधित जो भी डिटेल्स है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल आप हमारे अपनी पाठशाला, जो अपनी पाठशाला की वेबसाइट है apnipathshala.com, उस पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश करंट अफेयर्स में आप जाकर इस तरह से पूरे आर्टिकल को रीड आउट कर सकते हैं। एंड इफ यू डू लाइक द कंटेंट, प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो योर फीडबैक. So thank you so much for watching. I hope you have enjoyed the session.